this is the 9th tutorial of the series. In this tutorial, we are talking about queues. Okay. So in the previous tutorial, we have learned about stacks. तो हमने पढ़ा कि stacks होता क्या है, किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और stack के फीचर्स क्या क्या हैं. ठीक है. स्टैक के बहुत सारे यूज केसेस हैं जिसके बारे में हम सेपरेट पढ़ेंगे. पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे स्टैक के कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, राइट. इसी तरीके से हम क्यू के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे. फिर हम क्यू के थोड़े यूज केसेस पढ़ेंगे और फिर एक डिफरेंट सेक्शन भी लेके आएंगे जिसमें स्टैक, क्यू और इन सब डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिसिस करके उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो क्यू क्या होता है? सो क्यू और स्टैक सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिनमें बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस होता है. अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि स्टैक में जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं वो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ होता है वो सबसे पहले आउट होता है ना. जब भी हम रिट्रीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप ऑपरेशन तो क्या होता था, स्टैक में से जो भी सबसे पहले इंसर्ट होता था एलिमेंट वो सबसे लास्ट में आउट होता था और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता था वो सबसे पहले आउट होता था. इसी तरीके से क्यू में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है. क्यू में जो भी एलिमेंट हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे वही एलिमेंट हम सबसे पहले आउट भी करेंगे. तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो यहाँ पे लिख लेते हैं. सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है फीफो. एफ मीन्स फर्स्ट, आई मीन्स इन, एफ मीन्स अगेन फर्स्ट एंड ओ मीन्स आउट. तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो सपोज करो सबसे पहले हम स्टैक का थोड़ा सा रिकैप करते हैं. तो स्टैक में क्या करते थे हम लोग, स्टैक में मेरे पास एक एरे होता था. उस एरे में सपोज करो मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले 1 इंसर्ट हुआ, फिर 2 इंसर्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट हुआ और फिर 4 इंसर्ट होता था, राइट. और जब ये 1 2 3 4 इंसर्ट होते थे जो मेरा एक टॉप वेरिएबल होता था, अगर आपको याद हो तो वो टॉप वेरिएबल क्या होता था, शिफ्ट होता रहता था 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, है ना. तो इसकी मदद से टॉप की हेल्प से हम क्या करते थे, ट्रैक रखते थे कि अभी मेरे स्टैक की लेंथ क्या है और अभी मेरा स्टैक का जो टॉप है यानी वो लास्ट एलिमेंट पे किस तरीके से पॉइंट कर रहा है. तो जब भी मुझे पॉप करना होता था मैं सिंपली क्या करता था, स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट होता था उसे रिट्रीव करके दे देता था और टॉप को क्या कर देता था, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 कर देता था. तो मेरे को ये टॉप इस वाले पॉइंटर पे आ जाता था, है ना. इसी तरीके से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे होता था. अब क्यू में क्या होता है, तो क्यू कहता है कि अब तुम्हारे पास जो भी एलिमेंट है, सपोज करो 1 2 3 4 और 5 और 6 है, तो मैं इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हूं कि मैं तुम्हें ऐसा फीचर प्रोवाइड करूंगा कि तुम जिस ऑर्डर में एलिमेंट को इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट को रिट्रीव भी कर सकते हो, राइट. और ये बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ केस भी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस आते हैं जिसमें हमें जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट को रिट्रीव भी करें. और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, आप अगर कोई टिकट की क्यू में लगे हुए हो, टिकट की लाइन में लगे हुए हो, तो उसमें क्या होता है, जो सबसे आगे लगा होता है उसको सबसे पहले टिकट मिलती है और जो सबसे लास्ट में लगा होता है उसको सबसे लास्ट में टिकट मिलती है. आइडियली तो ये सिचुएशन होती है. तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए. बेसिकली लाइन में लगे लोग क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो लाइन में लगे लोग हैं, जो भी यहाँ पे लाइन में लगे हैं लोग, वो क्या है, ये मेरे लिए डेटा है. मैंने आपको डेटा की डेफिनेशन बताई थी क्या होता है. अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है. और स्ट्रक्चर किस वे में करना है, मुझे स्ट्रक्चर इसको इस वे में करना है कि जो सबसे पहले, अगर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो सबसे पहले लाइन में लगा है उसको सबसे पहले टिकट देनी है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए जो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर आया है वो क्या आया है, क्यू आया है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यू. तो अब क्यू कहता है कि जब जब कोई भी एलिमेंट इंसर्ट होगा, सपोज अब मेरे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इमेजिन करते हैं एलिमेंट्स है 5 2 1 एंड 3. तो क्यू कहता है कि अगर आप 5 पहले इंसर्ट कर रहे हो
उसके बाद अगर आप 2 इंसर्ट कर रहे हो और अब आप मुझसे पूछोगे कि गिव मी दी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, सबसे पहले मैं आपको कौन सा एलिमेंट दूंगा? सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट दूंगा 5 वाला, राइट। क्यों दूंगा? क्योंकि क्यू में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ है? 5 एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। फिर मैं आपको दूंगा 2 वाला, फिर मैं आपको दूंगा 1 वाला, फिर मैं आपको दूंगा 3 वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट हम पहले इंसर्ट कर रहे होते हैं वो एलिमेंट सबसे लास्ट में निकलता है, और क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट हम सबसे पहले इंसर्ट कर रहे होते हैं वही एलिमेंट हमारा सबसे पहले निकलता है। इन दिस एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 5 एलिमेंट सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया था यहाँ पे, तो इस डेटा स्ट्रक्चर से 5 एलिमेंट सबसे पहले रिट्रीव होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया क्यू, तो ये बेसिक क्यू हो गई, ये सिंपल क्यू हो गई। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं, है ना। क्यू का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सो क्यू का रिप्रेजेंटेशन सेम तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम स्टैक में करते थे। तो स्टैक में हमको कुछ चाहिए होता था जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर पाए, राइट। और स्टैक के केस में हमने देखा था कि हमने उसको एरे लिया था, हम लिंक लिस्ट भी ले सकते थे, लेकिन हमने लिंक लिस्ट का एग्जांपल नहीं देखा था, हमने एरे से उसको सॉल्व किया था। इसी तरीके से क्यू में भी हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर पाए, तो इस केस में भी हम क्या ले लेते हैं? एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू हो जाता है। अब आपको याद होगा स्टैक के केस में, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मेरे पास एक पॉइंटर होता था। वो पॉइंटर क्या करता था? वो मेंटेन रखता था कि अभी मेरा स्टैक में लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे है, राइट। इसी तरीके से अगर आप गौर से सोचो तो क्यू में भी कुछ ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो ये ट्रैक रखे कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि मुझे वो रिट्रीव करना है, राइट। और क्योंकि मुझे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट तो लास्ट में ही होगा, है ना। क्यू है तो इंसर्ट तो लास्ट में ही होगा, तो एक ऐसा पॉइंटर भी चाहिए जो ये ट्रैक रखे कि मेरा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक एरे बना हुआ है और इस एरे में मेरे को कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो मेरा एलिमेंट है, सपोज करो 5, 4, 1, 9 एंड 2। अब सबसे पहले जब मैं 5 इंसर्ट करूंगा तो इस एरे में 5 इंसर्ट हो गया, राइट। तो जब मेरे एरे में 5 इंसर्ट हुआ तो मुझे इस एरे में, इस पर्टिकुलर एरे में अगर मुझे 5 इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर मेंटेन करना होगा जो मुझे ये बताएगा कि मुझे 5 किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, राइट। और वो लोकेशन क्या होगी? वो लोकेशन होगी, वो फर्स्ट एम्प्टी लोकेशन होगी जहां पे मैं इस 5 को इंसर्ट करना चाहता हूं, राइट। यानी कि इस एरे में अगर इस एरे को मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, सो 0, 1, 2, 3, 4 में, तो इस 0 लोकेशन पे अगर मुझे 5 को इंसर्ट करना है तो मुझे एक पॉइंटर या एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा जो मुझे ये बताएगा कि मुझे किस वैल्यू पे या किस इंडेक्स पे स्टोर करना है, राइट। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस चीज को हम लोग क्यू के केस में बोल देते हैं रेयर, राइट। तो ये वेरिएबल क्या बताता है? ये आप इमेजिन कर सकते हो, ये टॉप की तरह काम करता है। जैसे स्टैक में टॉप काम करता था ना, वैसे ही इस केस में रेयर काम करता है। अब मैं बताऊंगा कि रेयर क्यों लिया है मैंने, टॉप क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो क्यू में बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, पहला चलता है फ्रंट, दूसरा चलता है रेयर। उस चीज पे पहुंचने से पहले ये एक्चुअली में किस तरीके से डेवलप हुआ फ्रंट और रेयर, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो सपोज करो जैसे ही आपने यहाँ पे रेयर लिया तो आप कह रहे हो कि अगर मेरा रेयर वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज है तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि इस रेयर 0 पे आप 5 को इंसर्ट कर दो। आपने कर दिया, राइट। अब आपने कहा मुझे 4 इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जब मैं 4 इंसर्ट करूंगा तो मैं 4 कहां करूंगा? 5 के बाद ही करूंगा, है ना, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं? एरे के एंड में ही इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ये रेयर एलिमेंट या वेरिएबल मेंटेन नहीं कर रहा होता तो मुझे लेंथ तक पहले चेक करना पड़ता कि एरे किस साइज तक बढ़ा हुआ है, और उसके बाद मैं लोकेशन में इंसर्ट करता, तो वो तो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओन हो जा रही थी, तो इसीलिए हमने देखा था स्टैक में कि हम एक वेरिएबल ले लेते थे जिसका नाम टॉप होता था, है ना। इसी तरह यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम रेयर है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट सेम है, स्टैक और क्यू के कॉन्सेप्ट यहाँ तक सेम है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने रेयर को कहा कि रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, तो अब रेयर क्या हो गया, 1 हो गया, और अब 1 पे यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, 4 इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1 इंसर्ट होगा, तो 1 इंसर्ट होने पे क्या होगा, रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से 9 इंसर्ट होगा, अब रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जो रेयर की वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे था, यानी रेयर 0 था, तब वहां पे मैंने 5 इंसर्ट किया, फिर मेरे को अनदर एलिमेंट 4 इंसर्ट करना था, तो रेयर 1 हो गया, फिर मैंने वहां 4 इंसर्ट कर दिया, फिर 2 और फिर 3, राइट। यहां तक सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि स्टैक में था। अब पॉइंट कहाँ पे आता है, जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं क्यू में कोई भी चीज, ठीक है, तो ये जो हमने भी इंसर्ट किया जहां पे हमने रेयर मेंटेन कर लिया, ठीक है, अब इसको हम क्यू बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम एरे नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब हमने क्या किया हुआ है, एरे बिहाइंड द सीन स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, लेकिन अब जो हमने एरे के ऊपर कुछ एड ऑन लगा दिया, यानी जो रेयर लगा दिया, इस वजह से क्या बन गया है, अभी क्यू बन गया है। और इस इंसर्शन को हम लोग क्यू की लैंग्वेज में बोलते हैं इनक्यू करना, ठीक है। क्यू की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, इनक्यू ऑपरेशन। तो जब भी आप देखो कि कहीं पे इनक्यू ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो इनक्यू का मतलब होता है कि हमने क्या किया है, क्यू में कुछ पुश किया है, क्यू में कुछ पुश किया है, तो स्टैक के पुश ऑपरेशन की तरह है। तो क्यू में हम इसको इनक्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो इनक्यू में हमने क्या किया, अगर आप गौर से देखो तो इनक्यू में हमने स्टैक की तरह ही काम किया। हमने एक वेरिएबल रेयर लिया, ठीक है, हमने एक वेरिएबल रेयर लिया और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, 0 से करो या -1 से करो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप -1 से करोगे इसको, तो सबसे पहले आपको रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंसर्ट करोगे, है ना। तो अगर मैंने रेयर को -1 से इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले मैंने कहा कि अब मुझे अगर 5 इंसर्ट करना है, तो मैं पहले रेयर को रेयर प्लस 1 करूंगा और वो रेयर 0 बन जाएगा और मैं 5 इंसर्ट कर दूंगा। फिर मैं रेयर को रेयर प्लस 1 करूंगा तो वो 1 बन जाएगा, फिर मैं 4 इंसर्ट कर दूंगा। फिर रेयर को रेयर इक्वल टू 2 रेयर प्लस 1 करूंगा तो वो 2 बन जाएगा, तो मैं 1 इंसर्ट कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो अभी मैंने ऑपरेशन आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, इस ऑपरेशन को हम लोग क्यू के लैंग्वेज में बोलते हैं इन क्यू ऑपरेशन, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, सेम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टैक की तरह है, कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट। लेकिन अब चेंजेस कहाँ पे आए, चेंजेस आए जब हमको एलिमेंट को रिट्रीव करना है। तो जब भी हम कोई एलिमेंट क्यू से रिट्रीव करते हैं, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं। उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्यू बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे, या एक मैं नया पेज बनाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि मेरे पास एक क्यू थी और उस क्यू में हमने कुछ एलिमेंट जो थे वो इंसर्ट किए थे या इनक्यू किए थे। क्या क्या किए थे, 5 4 1 एंड 9, राइट। सो हम यहाँ पे वो सेम एलिमेंट लिख देते हैं, 5 4 1 एंड 9, और 2 भी था तो 2 भी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आपने यहाँ पे देखा था कि जो रेयर था, लेट्स डिनोट इट विद आर, तो यहाँ पे रेयर आर 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। तो ये ऑपरेशन हमारा कहलाया इनक्यू ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन क्या कहलाया, इनक्यू ऑपरेशन। अब डीक्यू ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, डीक्यू मतलब जब मैं इस क्यू से एलिमेंट्स निकालूंगा, उस ऑपरेशन को मैं बोलूंगा क्या, डीक्यू ऑपरेशन, राइट। तो अब डीक्यू ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, तो देखो, अगर मैं डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं, और मैंने आपको बताया है कि क्यू की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो एलिमेंट फर्स्ट इन हुआ है वही एलिमेंट फर्स्ट आउट होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट इन एलिमेंट क्या हुआ है, फर्स्ट इन एलिमेंट हुआ है 5, ठीक है। अब इस फर्स्ट इन एलिमेंट 5 को आउट कैसे करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट इन एलिमेंट जो मेरा 5 हुआ है, इसको आउट कैसे करेंगे,
तो अगर मैं हेल्प लूँ रियर एलिमेंट की यानी कि इस एलिमेंट की, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं 5 तक पहुंच पाऊँ। टिल द टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रियर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा टिल द टाइम मैं 0 तक नहीं पहुंच जाता, राइट। तो मैंने ऐसा कुछ वेरिएबल मेंटेन नहीं किया है जिससे मैं फर्स्ट एलिमेंट का ट्रैक रख पाऊँ, है ना। मैंने ऐसा कोई भी वेरिएबल मेंटेन नहीं किया है जिससे मैं फर्स्ट एलिमेंट का ट्रैक रख पाऊँ, है ना, राइट। सो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं फर्स्ट एलिमेंट तक पहुंच पाऊँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा रेयर एलिमेंट था वो ये तो मुझे बता पा रहा था कि तुम लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, लेकिन मुझे ये नहीं बता पा रहा था कि आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो अगर मुझे किसी भी तरीके से इस 5 को रिट्रीव करना है तो मेरे पास कोई तरीका नहीं बचता, राइट। इस चीज को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्यू में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करते हैं जिसका नाम होता है फ्रंट, ठीक है, जिसका नाम होता है फ्रंट। तो क्यू के केस में और स्टैक के केस में जो एक मेजर डिफरेंस निकल के आता है वो ये आता है कि स्टैक के केस में मेरा एक वेरिएबल से काम चल गया था। क्यों? क्योंकि लास्ट में ही हम वैल्यू इंसर्ट करते थे और लास्ट से ही वैल्यू आउट करते थे, तो मेरा जो टॉप वेरिएबल होता था वो काम कर जाता था। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रियर जो वेरिएबल है जो टॉप के इक्विवेलेंट है वो मेरा हेल्प तो कर दे रहा है इंसर्ट करने में, क्योंकि इंसर्ट तो मैं हमेशा ऑलवेज बैक टू द एरे कर रहा हूं, लेकिन मेरे को अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना है उसमें मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ट्रैक ये नहीं रख रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो ट्रैक ये रख रहा है कि अब तक मेरा क्यू कितना भर चुका है या मेरे क्यू का लास्ट एलिमेंट कितना है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना पड़ता है क्यू के केस में जिसका नाम होता है फ्रंट। नाम से पता लग रहा होगा फ्रंट क्या करेगा। फ्रंट बेसिकली क्या करता है, फ्रंट आपके सबसे पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, क्यू के सबसे पहले एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा होता है। सो ये भी क्या है, एक वेरिएबल है रेयर की तरह, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। रेयर क्या कर रहा है, लास्ट पे पॉइंट कर रहा है, और फ्रंट क्या कर रहा होता है, आपके सबसे पहले वैल्यू पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये एरो देखोगे तो ये सबसे पहले पे पॉइंट कर रहा है, राइट। जिस तरीके से रेयर जो था वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा था कि आप क्यू से ऑपरेशन इनक्यू कर रहे हो या डिक्यू कर रहे हो, इसी तरीके से जो फ्रंट होगा वो भी वैरी करेगा, है ना। तो फ्रंट कैसे वैरी करेगा वो भी देख लेते हैं अभी। लेकिन मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि अभी तक मेरे पास एक फ्रंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है क्यू के अंदर, और इसका एक ही रीज़न था क्योंकि अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट निकालना है तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं ये बता पाऊँ कि क्यू में अभी तक जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन पॉइंट कर रहा है ना। तो अभी इस केस में फ्रंट जो है वो मुझे बता पाएगा कि हाँ भाई क्यू में ना फर्स्ट एलिमेंट जो है मैं फ्रंट से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ्रंट जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा होगा और उस वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा तो मुझे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि रियर और फ्रंट एक साथ कैसे काम करते हैं, और हम थोड़े इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन देख लेते हैं जिससे हमें पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड टू एंड कि क्यू में इनक्यू कैसे हो रहा है और डीक्यू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलो ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक एम्प्टी क्यू है, ठीक है। अभी तक क्यू बन चुकी है क्योंकि मैंने फ्रंट और रियर दो वेरिएबल असाइन कर लिए हैं। अब फ्रंट और रियर कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एलिमेंट्स हैं 5, 9, 2, 8, 7 एंड 6। तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने कहा आपसे दो वेरिएबल ले लो आप, फ्रंट एंड रियर। क्यों वेरिएबल लेने हैं ये भी हमने देख लिया था। तो फ्रंट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया -1 से, रियर को कर दिया -1 से। फ्रंट क्या करेगा, हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि क्यू का पहला एलिमेंट कौन सा है। रियर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने में क्यू का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब 5 आया। तो जब 5 आया तो मैंने देखा कि मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी है। जब एम्प्टी है तो क्या होगा, फ्रंट भी -1 होगा और रियर भी -1 होगा, है ना। अगर क्यू मेरी एम्प्टी है यानी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो मेरा फ्रंट क्या होगा, -1 होगा,
क्योंकि फ्रंट क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो अगर फ्रंट -1 है तो मेरे पास क्यू में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैंने क्या किया, फ्रंट को बोला फ्रंट +1 इन केस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और रियर को क्या बोला, रियर को ही मैं बोलूंगा रियर इज इक्वल टू रियर +1, और फिर मैंने क्या किया, 5 को इंसर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे फ्रंट क्या हो गया 0, रियर क्या हो गया 0। अब मेरे पास 9th एलिमेंट आया, है ना। तो जब 9 वैल्यू आई तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फ्रंट तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे अब फ्रंट को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, मुझे यहाँ फ्रंट को इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रंट हमेशा क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और फर्स्ट एलिमेंट किस केस में आया था, जब मेरे पास फ्रंट की वैल्यू -1 थी, जो मुझे ये बता रहा था कि क्यू में कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है। तो उस केस में मैंने फ्रंट को और रियर को दोनों को +1 किया, और मैंने ये कहा कि अब आप यहाँ पे एरे ऑफ रियर में या क्यू में आप 5 इंसर्ट कर दो, है ना। तो फ्रंट मैंने क्या किया था, उस केस में फ्रंट +1 किया था। अब जब 9 आया तो मुझे क्या करना है, 9 क्या होगा, हमेशा बैक ऑफ दी एरे इंसर्ट होगा या बैक ऑफ दी क्यू इंसर्ट होगा। तो उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में रियर ही एक रिप्रेजेंटेशन है जो मुझे बताता है कि मेरा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रियर को रियर +1 करूंगा। तो अब मेरा रियर क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा, राइट। और यहाँ पे क्या इंसर्ट हो गया होगा, 9 हो गया होगा। तो इस केस में मैंने फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं किया, फ्रंट इज स्टिल पॉइंटिंग टू 5, राइट। अब जब 2 इंसर्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, 2 के केस में भी रियर क्या हो गया होगा, रियर +1 हो गया होगा। यानी रियर +1 मतलब पहली वैल्यू 1 थी, अब वैल्यू क्या आ गई होगी, 1 + 1 यानी कि 2 हो गई होगी। और फ्रंट अभी भी क्या रहा होगा, 0। इसी तरीके से 8 के केस में रियर 3 हो गया होगा, है ना। इसी तरीके से 7 के केस में रियर क्या हो गया होगा, 4 हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, और ये सारे ऑपरेशन अभी तक जो हमने परफॉर्म किए वो क्या हुए, इन क्यू ऑपरेशन हुए, क्योंकि हमने क्यू में इंसर्ट किया है। अब जब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब क्या होगा, ये देखो, जब डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब क्या होगा। तो डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होने में सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकलना चाहिए, 5, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस इंप्लीमेंट करना है हमको। तो जब 5 निकलना चाहिए तो कौन बता रहा है कि 5 कहाँ पर है, वो फ्रंट बता रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, रियर को मैं सेम रखूंगा, क्योंकि रियर तो अभी भी कहाँ पे है, 7 पे है ना। रियर कहाँ पे है, 7 पे पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है, राइट। तो जब यहाँ पे जब 5 निकलना है, जब ये वाला एलिमेंट निकलना है, तो जब ये एलिमेंट निकाल के रख दूंगा मैं, तो क्या होगा, फ्रंट, अब फर्स्ट एलिमेंट फ्रंट के लिए क्या बन गया होगा, 9 बन गया होगा, राइट। तो इस केस में मैं फ्रंट को क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा, है ना। पहले फ्रंट 0 पे पॉइंट, फ्रंट जो है 5 पे पॉइंट कर रहा था। अब जब यहाँ से 5 निकल गया, जब ये 5 डिलीट हो गया, इसको आप डिलीट कर दो, तो अब जो ये फ्रंट है इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए ना। अब इसकी वैल्यू कहाँ पॉइंट होनी चाहिए, 9 पे पॉइंट हो जानी चाहिए। तो अब जो मेरा फ्रंट है वो क्या हो जाएगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब जो मेरा फ्रंट है वो कहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 1 इंडेक्स पे पॉइंट हो जाएगा, है ना। मेरा रियर कहाँ पे है इस समय, 4th इंडेक्स पे है, और मेरा फ्रंट कहाँ पे है, 1st इंडेक्स पे है। अगर मैं फिर से एक DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं फिर से एक DQ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा यहां से 9 हट जाएगा। जब मेरा यहां से 9 हट जाएगा तो मेरा फ्रंट फिर से क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। और जब वो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो फिर से किस पे पॉइंट करेगा, अगले वाले एलिमेंट पे। तो अभी फिर से क्या हो रहा होगा, f = f+1, यानी अब मेरा फ्रंट क्या हो गया होगा, अब मेरा फ्रंट 2 हो गया होगा, राइट। तो इस चीज से अगर आपको एक बात समझ में आ रही हो तो वो ये बात हो रही है कि जब भी आप इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जब भी आप इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो फ्रंट है वो तो सेम रह रहा है, लेकिन जो आपका रियर है वो क्या हो रहा है, आपका रियर +1 हो रहा है, राइट। लेकिन जब भी आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो फ्रंट है वो तो फ्रंट +1 हो रहा है, राइट। लेकिन आपका जो रियर है वो क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, जब फ्रंट सेम रह रहा है
और जब रेयर सेम रह रहा है, और जब रेयर इंक्रीमेंट हो रहा है और जब फ्रंट इंक्रीमेंट हो रहा है, इन दो वेरिएबल की मदद से हम इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्यू में, राइट। और क्यू में लिए मैंने ये दो वेरिएबल्स, क्लियरली आपको आइडिया हो रहा होगा कि एट द टाइम तुरंत एरे से किसी भी इंडेक्स को तुरंत अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर मैं ये फ्रंट या रेयर ना ले रहा होता तो मुझे पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ता, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, राइट। तो ये जो दो वेरिएबल, समटाइम्स लोग इन्हें दो पॉइंटर बोल देते हैं, जो मैंने ये दो वेरिएबल आपको लिए, इन दो वेरिएबल की हेल्प से आपने क्यू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर ली, ठीक है। इसके बारे में हम कोड भी देखेंगे किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर हम कुछ बात करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेके बात करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक क्यू है, अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 9, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 9 इंसर्ट किया, मेरी फ्रंट की वैल्यू 0 हो गई होगी, रियर की वैल्यू 0 हो गई होगी। फिर मैंने इंसर्ट किया 8, तो क्या हुआ होगा, रियर की वैल्यू 1 हो गई होगी, फ्रंट की वैल्यू 0 ही रही होगी। फिर मैंने इंसर्ट किया 7, ठीक है, तो रियर की वैल्यू 2 हो गई होगी, फ्रंट की वैल्यू 0 रही होगी। अब मान लो मैं डी क्यू कर रहा हूँ, तो डी क्यू करने में क्या होगा, सबसे पहले 9 एलिमेंट निकलेगा, तो जब जैसे ही 9 एलिमेंट निकलेगा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी, राइट। और रियर की वैल्यू क्या है, 2 है ही है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। इसी तरीके से अगर मैंने फिर से एक बार डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या हुआ होगा, फ्रंट की वैल्यू फिर से क्या हुई होगी, इंक्रीमेंट हो गई होगी, तो अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई होगी, 2 हो गई होगी, राइट। और रियर की वैल्यू क्या रही होगी, सेम रही होगी, राइट। तो अगर आपने देखा कि जिस केस में फ्रंट और रियर बराबर हो जाता है, उस केस में वो मेरे पास क्या है, लास्ट एलिमेंट है। अगर मैं फिर से इसको क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से अगर मैं डी क्यू करूँगा, अगर इस 7 को मैं फिर से हटाऊंगा, तो आप समझ सकते हो कि अब जो मेरा फ्रंट है उसको इंक्रीमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं तो वो मेरा क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, फ्रंट को -1 से, रियर को -1 से, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, एक एज केस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक एज केस हो गया, क्योंकि जब मैं लास्ट एलिमेंट को डिलीट करूंगा या क्यू से डी क्यू करूंगा तो अब मेरे को रियर या फ्रंट को बढ़ाने घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केस में मेरी क्यू फिर से क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। तो ये एजुकेशन में आ गया कि जब फ्रंट और रियर बराबर हो जाते हैं तब क्या होता है, वो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखेंगे। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो अगर आप देखो तो जब मैं इनक्यू कर रहा था, तो उस केस में भी मैंने क्या किया था, एक एरे को इंडेक्स बेस पे एक्सेस किया था, है ना। इनक्यू करने पे एरे को इंडेक्स बेस पे किया था ना, एरे ऑफ रियर ही तो कर रहा था, एरे ऑफ रियर इज इक्वल टू समथिंग करूंगा ना मैं। तो इस केस में भी मैंने कोई लूप नहीं चलाया, तो इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ 1 हो गई। DQ में भी क्या हुआ था, DQ में भी मैंने फ्रंट लिया हुआ था, ठीक है, मैंने एरे ऑफ फ्रंट ही करना है, ठीक है, इसमें भी मैं कोई लूप नहीं चलाऊंगा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1 हो जाएगी। इसकी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब देखेंगे जब हम इसकी कोड करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेशन हम क्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। यूज केसेस क्या होंगे इसके, ये जितनी भी ट्री की प्रॉब्लम होती है ना, उनमें बहुत यूज होता है। जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है और जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों जो ट्री की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी ना उनमें बहुत यूज होता है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, तो ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है इसमें क्यू बहुत ज़्यादा यूज होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट सबसे पहले आप ये समझो कि क्यू क्या होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऑलरेडी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसकी मदद से आप जो ट्री और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल और BFS जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, it means by using the implementation whatever they provide behind the scene, you can solve the BFS, level order traversal and tree problems, ठीक है। तो आपको फिर से क्यू इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए कि क्यू बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है। तो अभी हमने एक सिंपल क्यू इम्प्लीमेंट करके समझी। देयर आर मैनी टाइप ऑफ क्यू,
प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी आपको बेसिक क्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम कोड करेंगे क्यू के बारे में और उसको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से क्यू हमारी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक पहले क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर क्यू इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।